कॉन्डम स्कैट्स नहीं आते थे, या फिर उसको किसी और तरीके से दिखाया जाता था। जब किस दिखाना होता था तो दो फूल आपस में आके मिल रहे होते थे। आर्टिस्ट का सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? तो आप कभी सिनेमा को थिएटर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो लाइव देखने में जो मज़ा है, 1.5 घंटे आप एक एक्टर को बोलते हुए स्टेज पे देखते हो, रियल इमोशंस पोर्ट्रे करते हुए, वो कभी आप स्क्रीन पे नहीं मज़ा ले सकते उस चीज़ का। नमस्कार, वेलकम टू वाटर नट। बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज वाटर नट। वाटर नट को हमने जिस तरह से सोचा है, जिस तरह से स्पेल किया है, वो इस तरह से है कि वॉट को स्पेल किया है WATT से, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक्सप्लेन करता है, और नट जो ड्राई फ्रूट्स में भी यूज़ होता है, और एक क्रेजी आदमी को भी नट बोल सकते हैं अपन। तो ये एक आइडिया है हर उस इंसान को सेलिब्रेट करने का जो कुछ ना कुछ करना चाहता है, या जो कुछ कर रहा है, या तो अपने लिए हो, या अपनी फैमिली के लिए हो, या औरों के लिए हो। और हर इंसान की उन खूबियों को जो कि अपने आप में यूनिक होती हैं, और हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि इस हासिल, इस जद्दोजहद को हम डेली फील करते हैं। तो हम पॉडकास्ट, वाटर नट पॉडकास्ट के ज़रिए उन लोगों से जुड़ेंगे जिन्होंने लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स सहते हुए भी उस ज्वाला को ज़िंदा रखा है, उस हासिल को बरकरार रखा है। मैं हूँ अली, और आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं, ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने ही अंदाज में अपनी ये हासिल को ज़िंदा रखा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जतिन बारवानी। वेलकम जतिन, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मतलब आपने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया, मतलब मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि जर्नी वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। करेक्ट। इट इज़ लाइक वेदर यू हैव फिगर्ड आउट और यू स्टिल फिगरिंग आउट। या सो कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक, माहौल अच्छा है काफ़ी यहाँ का। अच्छा है, हमने आपको खास में ध्यान में रखते हुए बनाया है। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो वाटर नट के बारे में, या आपकी एक्टिंग करियर के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा बताइए अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आप कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, किस तरह से आपने क्या चालू करा, थोड़ा सा हमें उसके बारे में जानकारी दीजिए। अजमेर के पास में एक छोटा सा शहर है ब्यावर, वहाँ मैं बॉर्न और फिर ब्रॉट अप। अजमेर में कुछ समय के लिए स्कूलिंग हुई, और ब्यावर में ही स्कूलिंग, जूनियर स्कूलिंग ब्यावर में हुई, और सीनियर स्कूलिंग अजमेर से। ओके। तो फैमिली में ज़्यादातर बिजनेस क्लास लोग ही थे। मेरे दोस्त, भाई, पापा, चाचा, ऑलमोस्ट इर्द गिर्द में सारे बिजनेस ही करते थे। और बड़े होते होते एक वो दिमाग में एक थॉट था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजनेस नहीं करना है तो पास में सीमेंट की बहुत फैक्ट्रीज है, श्री सीमेंट है, अंबुजा है, राज है, तो कहीं एक किसी सीमेंट फैक्ट्री में जॉब पे लग जाऊँ। तो आसपास के लोग को देखकर ऐसे ही लगता था कि जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो, मतलब जो एक नॉर्मल जिंदगी होती है वो जी रहे हैं, वो एक, अब मेरे को एक इंजीनियर बन के ही मिल सकती है, एक सीमेंट फैक्ट्री में जॉब करके मिल सकती है। ये आपके दिमाग में पहले से डाला हुआ था? हाँ, ये इम्प्लांटेड था। ओके। तो बिजनेस, फैमिली तो बिजनेस बैकग्राउंड से है, पर आपको वो डाल रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको जॉब करनी है, ऐसा? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे थे। पापा ने मेरे पैदा होने के बाद में भी कम से कम 3 से 4 बिजनेसेस चेंज किए, और समय के साथ वो बिजनेस डल भी हुए, वापस से वो ठप भी हुए, और फिर उठे भी। ओके। तो एक समय ऐसा लगता था घर पे कि बहुत सही लाइफ जी रहा हूँ, और एक समय ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, मतलब अभी क्या चल रहा है लाइफ में। तो वो आपका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस का, वो घर पे भी दिखता था। तो जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पापा की एक दुकान थी छोटी सी, जिसके अंदर वो STD PC उस समय काफ़ी चला करते थे। हाँ। और उससे पहले उनका कोरियर्स का बिजनेस था। सॉरी, तो आप ये कौन से ईयर की बात कर रहे हो? 1980। STD PCO, जो शायद मैंने सुना हो, पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा STD PCO क्या था। बहुत पहले जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, मोबाइल आते हुए ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, तो 90s 80s की बात है, और उससे पहले कोरियर्स का बिजनेस था। तो कोरियर्स उस समय बहुत टॉप पे हुआ करते थे। राइट। फिर जब ऑनलाइन ईमेलिंग आ गई तो कोरियर्स ठप हो गए, मतलब काफ़ी कम हो गए पहले से। तो वो बंद करने के बाद STD PCO के बाद
कुछ एक छोटा सा कुछ और बिजनेस किया, कुछ ट्रैवल्स का बिजनेस किया, ट्रैवल्स में लंबे समय तक रहे। तो उसमें भी ऐसा था कि पहले वीज़ा पासपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था लोगों को। तो उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो काम चल रहा था। अब लोग मोबाइल पे बैठे बैठे अपनी टिकट्स बुक कर लेते हैं। तो वो फिर वापस से वो स्टेज देखा मैंने कि वापस से डाउन आ रहा है। तो मेरे पापा के दिमाग में और मम्मी के दिमाग में था कि ये इतना स्ट्रगल ना करे, एटलीस्ट एक सेफ जॉब हो इसके पास में। पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है ये अप्स एंड डाउन्स ने ही आपको सिखाया है कि यार मेरे को ये हसल जिंदा रखनी है? जैसे एक कुरियर का बिजनेस डाउन हुआ था, एसटीडीपीसीओ पे आए, उसके बाद आप ट्रैवलिंग पे आए, तो कहीं ना कहीं वो इननेट नेचर आप में, वो फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आया या आपकी फैमिली से आया? दोनों से। कहाँ आपको ज़्यादा लगता है कि यार ये लोग बिजनेस करते हैं इसी वजह से इनमें ये नेचर है, या फिर ये फैमिली में नेचर था इसीलिए वो बिजनेस कर पाए और उसको अलग अलग शेप दे पाए? नहीं, फैमिली नेचर तो नहीं था। हम लोग बेसिकली, जो मेरे पूर्वज थे वो सिंध से आए थे, वो ट्रैवल करके यहाँ आए। तो फिर मेरे दादा बैंकर थे, वो एसबीआई बैंक में काम करते थे। तो मेरे पापा का था कि वो बिजनेस करे, और मेरी फैमिली में आसपास भी सब बिजनेस करते थे। उस समय मेरे दादा को भी बोला जाता था कि अरे जॉब कर रहा है ये, वो मतलब एक तरह से बहुत गंदे तरीके से देखा जाता था कि जॉब कर रहा है। ओके, हाँ। तो उसके बाद ये चीज़ जो घर पे देखी मैंने कि ये जो हसल मेरे पापा की लाइफ में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं मुझ में भी आई कि ये जो स्ट्रगल वो उनकी नज़रों से मैंने देखा, वो सब मुझ में भी हुआ है। थोड़ा बहुत तो आता ही है घर वालों से। ओके, तो फिर अब आपने स्विच या शिफ्ट या उनके बताए रास्ते पे कहाँ तक चले आप? क्या किया आप? बहुत लंबा, मतलब मेरे दिमाग में तो बिजनेस ऐसे घर कर गया था एक समय तक कि मैं करूँगा तो बड़े होकर बिजनेस कुछ करूँगा। और मैं ऐसे प्लान्स भी बनाया करता था कि कभी कोई किसी को देखता था वाटर सप्लाई करते हुए, तो पापा को बोलता था कि मैं इसी में इंजीनियरिंग कर लेता हूँ और फिर मैं उसके बाद में एक बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, फिर या फिर ऐसा करूँगा। पापा भी मना नहीं करते थे, बोलते थे कर, फिर उसकी नेगेटिव साइड्स दिखाते थे कि इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने Which is good, हाँ, उन्होंने एटलीस्ट अप्रिशिएट या एक्सेप्ट किया उस आइडिया का। ओके, वो था, हमेशा से था। अनटिल एंड अनलेस मैंने मेरी जूनियर स्कूलिंग ख़त्म करी और मैं मूव किया अजमेर की तरफ। ओके, और मेरे घर वाले बोलते हैं तभी बागी बनाए ये। अच्छा। वो शायद उनके कहने के हिसाब से शायद वो उनका गलत डिसीजन था, और मेरी लाइफ के हिसाब से मेरा टर्निंग पॉइंट था वो। अच्छा, तो अजमेर जाना was a turning point. Yeah. And the entire family shifted to Ajmer. No, only I shifted to Ajmer because of Okay. studies. 11th 12th करने के लिए 11th था। हाँ। तो I shifted over there and then in कुछ 3-4 महीने बीते थे और स्कूल में पता पड़ा कि एनुअल फंक्शन होने वाला है। और सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था जब तक एक पता पड़ा कि जो लीड कैरेक्टर है वो एक डांसर को मिलेगा, और जो डांस भी करता हो और एक्टिंग भी कर सके। तो कोई मुंबई से कोरियोग्राफर्स आए थे सिखाने के लिए, एक्टिंग सिखाने के लिए भी आए थे। कुछ 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, मेरे को अभी तक नाम याद है उसका, कि उसका नाम था घर एक मंदिर। ओके, तो जो लीड कैरेक्टर है वो उसको मिलना था जो डांस करता है। तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में जूनियर स्कूलिंग में डांस काफ़ी सीखा था, तो वेस्टर्न डांस सीखा करता था मैं। तो उस समय एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ऑडिशन दिए, ऑडिशन क्रैक किए और स्कूल में मुझे एक लीड कैरेक्टर मिला फर्स्ट टाइम। वाह। और मैं प्रैक्टिस पे जाता था, बहुत हैक्टिक सा होता था। और मेरे को क्योंकि शाम को ट्रैवल करके वापस अप डाउन करता था मैं, तो मुझे ट्रैवल करके ब्यावर भी जाना होता था। मेरा बास्केटबॉल कोचिंग चलता था, साइंस चलता था। तो मेरे लिए एक और बहुत एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि यार मैंने क्यों ही चूज़ कर ली, अच्छा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं। ओके, समहाउ मुझे साइंस से इंजीनियर बनना है, या फिर मैं जो वो कर लूँगा साइंस में, आईआईटी क्लियर करूँगा, तो वो ज़्यादा खुशी वाली बात होगी। फिर वो टाइम आया जब स्टेज पे फाइनली वो शो था। आप ओके, तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल जब तक मैं स्टेज के बाहर खड़ा हूँ, और उसके बाद अचानक से सारी स्पॉटलाइट जली है, और जो बाहर देखने वाले लोग हैं स्टेज के जो नीचे बैठे हैं, वो सब मेरे दोस्त चिल्ला रहे हैं मेरा नाम, मेरे प्रिंसिपल्स, टीचर्स जतिन जतिन चिल्ला रहे हैं। अच्छा, और वो डाइसिस में, क्रिश्चियन स्कूल्स में वो होता है कि जितने भी फादर सिस्टर्स होते हैं वो सब देखने के लिए आते हैं। तो बहुत बड़ा एक लाजमा लगा हुआ था। पर क्रिश्चियन स्कूल में ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, फिर भी वो लोग इस तरह से एक्साइटेड थे कि वो नाम लो। ओके, ट्रू, क्योंकि वो उन्होंने ना प्रैक्टिस देखी थी और उनको लगा था कि कुछ करेगा ये। ओके, तो वो स्पॉटलाइट मुझ पे आई, हाथ में गूज़बम्स, रोंगटे खड़े होने वाला मोमेंट, और 5 सेकंड के लिए मैं नम। ओके, और मेरा मन किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ओके, और किसी से पीछे से धक्का हल्का सा आया
और वो धक्का मूव करते हुए मुझे आगे ले गया और मैंने वो पूरा परफॉर्मेंस किया, ख़त्म हुआ। और वो जो मैजिक था वो 5 सेकंड का ना, वो मुझे हर रोज़ जीना था। तो मैं मैजिक क्या था वो हाथ में शिविर होना, गूज़बम्प्स होना, वो स्टेज का मैजिक, वो लाइट आप पे, आपके दोस्त आपको इतना तवज्जो दे रहे हैं जो शायद कैंटीन में बैठ के गालियाँ देते हैं आपको, लड़ाइयाँ करते हैं आपसे। हाँ। और वो एक मोमेंट जब टीचर्स आपको इस तरह से देख रहे हैं, वो आपको ख़त्म होने के बाद तक मेरे पास क्लास में टीचर्स आते थे, बोलते थे कि तुम ही गलत फंस गए हो यहाँ पे, ये नहीं करना है। हमारी स्कूल से नसीम साहब पास आउट थे, तो अच्छा। उनकी भी कहानियाँ सुनाते थे वो लोग कि हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स थे वो यहाँ पे पढ़ाया करते थे, तब नसीर साहब यहाँ पे स्टूडेंट थे। या कभी वो एनुअल फंक्शन में भी आए थे, तब वो बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था इसलिए वो। तो जब आप स्टेज के पीछे थे और आपको लगा कि मुझे एक धक्के ने आगे दिया है, तो आपने वो एक्टिंग स्टार्ट कैसे करी, वो डायलॉग फर्स्ट स्टार्ट कैसे करा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो एकदम डम स्ट्रक या स्पीचलेस हो जाते हैं और पता भी नहीं चला, क्योंकि आपको भी एक क्षण ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो आपने स्टार्ट कैसे किया? कॉन्फिडेंस था उस समय भी इतना, लेकिन वो बस एक वो स्टेज फियर रहता है, आज तक रहता है वो। तो अभी भी जब तक मैं स्टेज पे जाता हूँ तब भी वो डर लगता है, और वो डर ही आपसे काम करवाता है। शायद अगर वो डर ना हो तो मैं काम ना कर रहा हूँ अभी, ओके। मैं शायद छोड़ देता कब तक। वो जो भी एंजाइटी फियर जो रहता है एक बार स्टेज पे एंटर होने तक, बस वो वहीं तक रहता है। जब आप पहला डायलॉग स्टार्ट करते हो आपका, तब वो सब खत्म हो जाता है। मैं इस बात से मतलब सहमत भी हूँ और रेजोनेट भी करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हो किसी तरीके का, तो बहुत ज़्यादा मन में उथल पुथल होती है और वो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक जैसे बोलते हैं, पर आप जहाँ स्टार्ट करते हो बोलना, फिर थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से वो डर भी पॉजिटिव तरीके से तो अच्छा है। तो अब इसके बाद आपने और ये था वाकया 12th का या 11th का? ये 11th क्लास का। 11th का था, फिर आपने 12th करी जी। फिर उसके बाद 11-12 दोनों ही ऐसे ही चला था मेरा कि मैं दिन भर एक्टिंग के बारे में सोचता था और पढ़ साइंस रहा था। तो रेजोनेंस एक कोचिंग सेंटर था कोटा का, तो उनकी मैंने ले रखी थी यहाँ पे कोचिंग अजमेर में। दिन भर वहाँ बैठे रहता था बाहर क्लास के, और मैं शायद कई बार तो सिर्फ प्रणाम करते हुए बाहर गेट से निकल जाता था। सिर्फ एग्जाम देने आता था। सैटरडे संडेज को हमारे IIT मेंस के एग्जाम्स होते थे, फिर एडवांस के एग्जाम होता था और एक बोर्ड के एग्जाम होते थे, ऑल्टरनेट सैटरडेज करके ऐसे। तो मैं सिर्फ एग्जाम देने जाता था। और मैं साइंस, मुझे सचमुच बहुत पसंद थी, क्योंकि साइंस इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, बट देन उस तरह से उसको दिखाया नहीं जाता है, उस तरह से उसको पढ़ाया नहीं जाता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो टिस्ट तो रही थी कि मैं कभी मैं खुद पढ़ाऊंगा ना तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि मतलब लोग रिलेट करेंगे उस चीज़ को। तो जब 12th हुई मेरी और फाइनली मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ एडमिशन, और घर वालों से कुछ बहस चल रही थी। वो बहस करते करते थैंक यू तो वो बहस चलते चलते हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई। एक मोमेंट वो हीटअप इस तरह से हुई कि एक मोमेंट आया कि मैंने सोचा कि मैं अब घर पे नहीं रहूँगा और घर पे किसी तरह की हेल्प नहीं लूँगा। मतलब बहुत बच्चा बुद्धि थी उस समय तक, ये तो बहुत ऐसा इमैच्योर सा डिसीजन था, लेकिन मैंने ले लिया। बहुत डिफिकल्ट था। हाँ। एक दिन पहले घर छोड़ दिया, रात को छोड़ा है और जेब में कुछ पैसे नहीं है, और वापस सुबह आके घर पे सो गया हूँ फिर। और जब सोया हूँ तो ये तो एक रात में पता चल गया आपको? हाँ, क्योंकि वो है कि अगर आपके पास में आप इतना पैम्पर्ड रहे हो घर पे कि, और उसके बाद आपको नहीं मिलता है कुछ खाने को, आपका पेट तो खाना मांगता है ना, और आज तक आपने कभी कुछ काम भी नहीं किया है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है, आपके इर्द गिर्द लोग बहुत अच्छे हैं, खाना तो सबको मिलता होगा, 2 रोटी सबको मिलती होगी, छत सबके सिर पर होती होगी। ये एक उस समय की सोच थी मेरी। अंटिल जब मैं बाहर गया, और ये फर्स्ट टाइम जब मैंने घर छोड़ा तब एक दिन के लिए था, ये रात को गया था और सुबह आ गया था। पापा पीछे बैठ रहे थे मेरे रूम पे ये दिखाने के लिए कि देखा वापस आ गया ना। जैसे मैंने आँख खोली वो बैठे थे पीछे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो एक मोमेंट था जब मैं रियलाइज कर चुका था कि वो अनसेट। और ये वापस से 3-4 दिन बाद रिपीट हुआ, और फिर मैंने जो घर छोड़ा मैं 2 साल बाद गया। तो उस दौरान बहुत सारी ऑड जॉब करी कि पैसे कमा लूँ। पहले तो मुंबई जाने का प्लान था, लेकिन मुंबई जाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो ये एक दिन में समझ में आ गया था जब मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था कि नहीं है। फिर किसी रैंडम दोस्त के साथ में कुछ दिन रूम शेयर किया था। और ये कहाँ की बात है, कहाँ, अजमेर में ही या आप जा चुके हो? नहीं, मैं उस समय जयपुर गया। अच्छा,
विदाउट टिकट ट्रैवल किया था पहली बार ओके। ट्रेन में बैठे हुए, नीचे चटाई में वो अखबार बिछा के जो लोग बैठते हैं, हाँ। तो वहाँ पहली बार मैं लंदन में ऐसे बैठा था। तो उस समय का एक्सपीरियंस बहुत ही, मतलब अब तो मैं सोचता हूँ तो वो बहुत खूबसूरत लम्हे थे, लेकिन अब अभी वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जी रहा था तब तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। और ये क्या ही कर दिया मैंने, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल। बहुत सारी और जॉब करी मैं, मार्केटिंग करता था, किसी बहुत, मेरी पहली सैलरी कुछ 7-7,500 थी Okay. मार्केटिंग के अंदर। पूरे महीने करने के बाद में इतना मिलता था। फिर किसी और कंपनी के लिए भी ऐसी मार्केटिंग स्टार्ट करी, सोचा इसमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। दैनिक भास्कर में मार्केटिंग की मैंने। अच्छा। और एक दिन अचानक से जाके उन्हें बोला कि मैं सर लिखता भी हूँ, कोशिश कर सकता हूँ अगर आप बोले तो। हाँ। तो उन्होंने बोला हम लोग माइनर को काम नहीं देते। मैं 17-17.5 साल का था। ओके। somehow I managed to enter there and then they selected me और मैं उनके लिए लिखने लगा, लेकिन मेरे नाम से लेख नहीं छपते थे क्योंकि मैं माइनर था ऑफ कोर्स। तो Okay. कोई ना कोई मेरे सीनियर थे, उनके नाम तो पे। किस तरह के लेख थे ये, और क्या पहला क्या लिखा था आपने? कुछ ऐसा खास नहीं था। जो पहला लिखा था, कोई एक जगह पे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वो एजुकेशन को लेके थी, तो वो मेरे को लिखना था। और मैंने जब लिखा तो वो एक खुशी होती है ना, जब पहली बार अखबार में आपका लेख प्रकाशित होता है, तो वो खुशी बहुत हुई थी देख के कि फाइनली कुछ तो किया है मैंने अचीव। अखबार में आना था, इस तरह से आया हूँ, लेकिन आया हूँ। ओके। अच्छा, इस दौरान आपकी फैमिली से कोई कनेक्ट था? हाँ था। मतलब पापा से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा क्या, बहुत न के बराबर ही कनेक्शन हो गया था। वो कुछ समय के लिए था, लेकिन मैं उनसे उतना ही, फिर भी उतना ही प्यार करता था। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते थे। फादर लव ऐसा ही होता है शायद। वो मम्मी के थ्रू पता पड़ता था और मम्मी से बात हुआ करती थी। तो वो कभी कभी, मतलब, लेकिन मैं उनको बताता नहीं था कि मैं किस तरह से रह रहा हूँ। मैं बोलता था बहुत बढ़िया है, घर पे एक बाई लगा रखी है, वो खाना बना देती है। अच्छा। और बस वो ऑफिस जाता हूँ, आ जाता हूँ, बस बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके। somehow she also knew and somehow, मतलब मुझे पता था कि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो दिल की तसल्ली को एक ख्याल भी अच्छा है गाने पे। राइट। फिर उसके बाद आपने एक्टिंग कब स्टार्ट करी? तो अब 2 साल ये भटकने के बाद में फाइनली मैं एक इंस्टीट्यूट में उस दौरान पढ़ा रहा था। और ये लास्ट 1 साल जब बचा था मेरा, मतलब 2 साल के, 1 साल ख़त्म हो चुका था और 2 साल का मतलब टाइम था। तब 1 साल मैं अप डाउन किया करता था फ्रॉम किशनगढ़ टू ब्यावर। और पता पड़ा था कि दैनिक भास्कर में कोई वैकेंसी है, तो मैं उस समय अप डाउन किया करता था। तो सुबह 4:30 बजे ट्रेन जाती थी बरेली भुज, जो ब्यावर से लगती थी और किशनगढ़ को जाती थी। तो मैं अगर 4:30 बजे उठ रहा हूँ तो मुझे रात को ऑफकोर्स 8-9 बजे सोना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 घंटे की नींद। लेकिन वो मैं पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे जॉब करके भी आना है। तो और फिर मैं उस समय वापस से अपीयर भी कर रहा था कुछ एग्जाम्स के लिए। ओके। तो मैं पढ़ाई भी कर रहा था प्रॉपर, मैं एक क्लास भी जाता था। और कौन से एग्जाम्स? मैं फिर से एक बार इंजीनियरिंग का IIT का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा था। ओके। लास्ट के जो टाइम था, तो और मतलब ये भी था दिमाग में कि एटलीस्ट ये कर लेता हूँ कि घर वाले खुश हो जाए थोड़ा सा। ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट आ रहा था उसमें, लेकिन अच्छा। ये था कि किस तरह से खुश हो जाए घर वाले। तो उस इंस्टीट्यूट में मुझे बोला कि आप पढ़ा दोगे हमारे यहाँ पे। और अच्छा। अगर मैं 4:30 बजे वहाँ पे जा रहा था, मैंने सोचा, और मैं सुबह रात को 12 बजे सो रहा हूँ, या फिर मैं, क्योंकि एक दिन सोता था एक दिन नहीं सोता था, मैं ऑल्टरनेट डेज क्लासेस जाता था। तो मैं इस तरह से प्रोसेस मेरा चल रहा था। मेरी आंखें ऐसी लाल सी बड़ी सी हो गई थी। और इंसोमिनिया एक बहुत बुरी बीमारी है जो नींद ना आने वालों के लिए होती है। और अब तो बहुत इजीली लोग बोल देते हैं कि मुझे इंसोमिनिया है। दिन को सोते हैं, रात को जगते हैं और बोलते हैं मुझे इंसोमिनिया है। लेकिन असली में अगर इंसोमिनिया जिसको होता है, वो बहुत गंदा स्टेज होता है। मैं उस वहाँ रहा हूँ 2 साल, एक ही सपना आता कंटिन्यूटी में, और आप रात को चीखते हुए उठते हो, और शायद 1 से 1.5 घंटे के अलावा आपको नींद ही नहीं आ रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप सो ही नहीं पा रहे हो। अच्छा। बहुत डिफिकल्ट था। ओके। तो ये इसके पीछे कारण खाली स्ट्रेस था आपका, हाँ, स्ट्रेस था। और या फिर वो एक जुनून भी था कि नहीं मुझे यहाँ ये ख़त्म करके यहाँ पहुँचना है, वहाँ वो ख़त्म करके? वंडरर था, और स्पेस नहीं मिल रहा था वो, कि जो स्पेस मुझे चाहिए था एक्चुअली। मैं एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन वो स्पेस मिल नहीं रहा था। मैं सोच रहा था मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठा हूँ, जबकि आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स। तो जब आप इस स्टेज में होते हो, तब आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं कि या तो मैं मेरे दोस्तों को देखता था तो कि यार इनकी तरह कर लेता, ये तो मुझसे भी कम थे पढ़ाई में, या फिर ये लाइफ में अच्छा अचीव कर रहे हैं,
बहुत लोग पीछे से टॉन्ट भी देते हैं, घर वालों को भी देते थे, मेरे रिलेटिव्स भी देते थे कि क्या कर रहा है, हमने तो सुना था कि इसने अपना IIT मींस का एग्जाम क्लियर कर लिया था, अभी घर अच्छा, वो हो गया आपका? हाँ मैंने Okay. एडवांस नहीं हुआ था लेकिन मेंस हो गया था। मेंस हो गया, ओके। तो बहुत ऐसे टॉन्ट आते ही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैं रोज़ एक ही सपना देखते हुए उठता था कि मैं स्टेज पे हूँ और मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि सपने में आप नहीं बोल सकते। और एक वो मोमेंट आता है, शायद सबके साथ आया होगा लाइफ में, कि वो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो सपने में और नहीं बोल पा रहे, तो आप रियलिटी में बोलते हो, फिर आप नींद में से उठते हो और चीखते हुए और आप बोलते हो कुछ। और वो मैंने लगातार 2 साल एक ही सपना देखा। तो आपने उस समय फिगर आउट कर दिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है? हाँ, मतलब मैं वो फिक्स करके आया था 11th में कि ये चीज़ है जिसमें मज़ा आता है, मुझे वो 5 सेकंड जीने हैं, तो रोज़ जीने हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। ओके। वो क्यों नहीं मिल रहा है, इतना घूमने के बाद पैसे क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं? उस समय तक थिएटर के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। उस समय तक तो लगता था कि किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो और आप एक्टिंग सीख लोगे, और वहाँ की फीस इतनी हाई थी कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे स्कूल्स हैं अपने अजमेर, जयपुर में? नहीं, दिल्ली, मुंबई। तो वहाँ जाने का आपका बना नहीं। तो फिर आपने थिएटर कब ज्वाइन करा? वही मतलब ये हुआ, और मैंने एक दिन मैं किसी जब इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, और मैंने बताया था कि वो था कि मैं जिस दिन पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मुझे ना पढ़ाया गया। हाँ। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा था, बच्चे बड़े खुश होते थे मुझे देख के कि अच्छा। ये प्रैक्टिकली अब क्लास के बाहर ले जाएंगे हमें, ये सर आ रहे हैं, अब कुछ दिखाएंगे कि ये मोशन होता है। तो उस समय आपने वो मूवी देखी थी आमिर खान वाली, रणछोड़ दास वाली? हाँ, मतलब अच्छा, तो इससे उससे इंस्पायर हुए या आपको साइंस से ऐसे ही लगाव था? वो मूवी मुझे बहुत पसंद है, बोल सकते हो कि वहाँ से इंस्पायर था मैं, लेकिन मतलब एजुकेशन लाइन में कुछ करने का तो हमेशा से था, आज भी है। जब मैं थिएटर करता हूँ तब भी मुझे बच्चों के साथ काम करने में मजा आता है। तब मैंने एक दिन वो एक कोटेशन था, एक सर थे साथ में बैठे थे, वो मुझे बोल रहे थे कि तेरी आंखें देख कैसी हो गई है, ऐसी भरी भरी सी लाल रहती हैं, और ऐसे क्यों जी रहा है ऐसे तू। और उनको पता था कि मुझे इंसोम्निया है, मुझे क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछी ये बात, और उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा काम, कुछ तो तेरे को ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो एक कोटेशन है जो कि भगवद गीता से है, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं और हम क्या सुनते हैं। ओके। वो कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, और तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। ओके, है ना। और वो कर जो मैं चाहता हूँ और तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता। हाँ, लेकिन हम लोग इसका हमेशा उल्टा करते हैं। हम इंसान सोचते हैं कि हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, और मिलेगा वो जो भगवान अपनी मर्जी से देना चाहेगा हमें। तो नहीं, पर ऐसे नहीं लगता आपको कि इंसान इससे भी ज़्यादा सेल्फिश है कि हम वो करें जो हम चाहते हैं और वही मिले जो हम चाहते हैं, और भगवान वही चाहे कि हम जो चाहते हैं वो हमको दे दे? हाँ बिल्कुल है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्रुथ ऑफ लाइफ। लाइफ हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही रही है और रहेगी। तो अब हम बात करते हैं आपकी एक्टिंग करियर के बारे में, कि कब से आपने थिएटर स्टार्ट करा और कैसे आपने ज्वाइन किया, और अब तक आपने क्या क्या किया है थिएटर में? बेसिकली 7 साल पहले मैं उदयपुर आया था, और यही जो मैं कोटेशन से मैंने जहाँ पे एंड किया था अपनी बात को, तो ये सुनने के बाद में मैंने अपने पापा को मैसेज किया, पापा आपको जो चाहिए आप वो करवा लो, और फिर मेरे को जो करना होगा मैं करूँगा। ओके। तो उनका आया ऐसे थम्सअप। उन्होंने कुछ नहीं लिखा मैसेज में, सिर्फ एक थम्सअप ऐसे किया कि ठीक है। तो फाइनली उनने डिस्कवर, मतलब उनको भी पता रियलाइज हो गया था कि अब ये नहीं हो रहा है, तो कुछ जो इसकी मर्जी, एक बार कोई एक डिग्री करवा लेते। ओके। मतलब बेसिकली आपके घर वाले आपको गरीब नहीं देख सकते, तो उनकी नीयत कभी खराब नहीं होती, हो सकता है डिसीजन खराब हो। तो उन्होंने बोला तेरे को जो करना है वो कर, एक कोई अच्छी सी देख ले डिग्री कहाँ से करनी है। ओके। तो मैंने रात को 12-1 बजे बैठकर सारे राजस्थान की कॉलेजेस सर्च किए, और कॉलेजेस के साथ साथ वो सर्च किया कि यहाँ पे थिएटर कहाँ का चलता है। अच्छा। तो कुछ जगह निकली, भिलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, और 1-2 जगह और थी। तो उनमें से मेरे को उदयपुर अच्छा लगा, क्योंकि मैंने रात को कम से कम 10 से 12 थिएटर ग्रुप्स को मैसेज किया होगा रात को बैठे बैठे, उसी समय हाथों हाथ कि मुझे थिएटर करना है और आप क्या फीस लेते हो मुझे बता दो। ओके। तो एक का मैसेज का रिप्लाई आया उदयपुर से ही, उन्होंने लिखा कि हम लोग 1000 रुपये महीना लेते हैं और हमारा ये प्रोसेस है। रात को 2:30 बजे ये मैसेज आया होगा मुझे, और मैं बड़ा खुश हो गया कि मैं इतने पैसे जमा कर रहा था, वहाँ तो लाखों रुपए ले रहे हैं एक्टिंग स्कूल वाले, ये मुझे 1000 रुपये में एक्टिंग सिखाते हैं। तो बहुत सस्ता है यार, मैं एनरोल हो जाता हूँ। तो समहाउ मैं सुबह उठा और मेरे पापा को बोला पापा मुझे उदयपुर जाना है। ओके। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता था कि थिएटर करने जाना है, तो मैंने बोला कि मैं वहीं से कोई डिग्री करना चाहता हूँ। ओके। बोले कौन सी डिग्री है? तो मैं थोड़ा सा फंबल हुआ और मैंने बोला कि या तो साइकोलॉजी या फिर लॉ में से देख लो।
तो आपको कौन सी सही लग रही है? तो उन्होंने बोला तो यार तू बात कर लेता है, तू लॉ कर ले, लॉ मतलब बेसिक नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए लॉ की। ओके। तो मैंने लॉ में एडमिशन लिया। मैं थोड़ा लेट हो गया था यहाँ पे, और मैं फर्स्ट दिन जब कॉलेज गया तो काफ़ी नेगेटिव सा मुझे लगा माहौल, और मैं लॉ पे की चूज़ बाय लक ही हुआ है वो, बाय चॉइस नहीं थी। मैंने बाकी सारे लाइफ के डिसीजंस बाय चॉइस लिए, लेकिन वो बाय मिस्टेक कन्वर्टेड टू रियली गुड थिंग वाली चीज़ थी वो। अच्छा। और फिर उसके बाद में मैं शाम को थिएटर गया, और जब मैं थिएटर से बाहर आ रहा था मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था कि यही तो चाहिए था, मिल गया यहाँ पे। क्यों Okay, इतना मैं भाग दौड़ कर रहा था। तो वो फिर वापस कोटेशन याद आया, फिर मुझे लगा कितनी सही बात थी वो। जो जो लाइफ में चाहिए था वो मिलता है, लेकिन वो सही टाइम आने पे। अप्रोच अलग होनी चाहिए। हाँ, अप्रोच भी आपकी वो तो जब आपने थिएटर किया तब ऐसे मन में नहीं आया कि यार ये थिएटर ने रिप्लाई तो कर दिया है, मुझे इतना कम में मिल गया, पर क्या ये सही थिएटर है? या फिर आज हम ये बताएं कि किसी को अगर थिएटर चूज करना हो तो वो क्या कैसे चूज कर सकता है, किस तरह से वो और क्या मापदंड होते हैं जिसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यार ये थिएटर मेरे को सही दिशा में ले जाएगा? क्योंकि अ बैड डायरेक्टर में लीड टू अ बैड फिल्म, अ बैड एक्टर, तो वो कैसे होना चाहिए? ये बहुत सही चीज़ है कि मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग नहीं मिली थी ना। काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है। तो जब पता पड़ा तब तक बहुत लेट हो गया था। तो Okay. कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिटाई नहीं जा सकती। एक बार आप कैनवास में पेंट करोगे तो या तो फिर आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मेरी लाइफ में थिएटर के करियर में 4 से 5 बार जीरो से स्टार्ट किया, और वो जीरो से स्टार्ट कभी एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि आप कुछ तो सीख के गए होते हो। तो मैं एक थिएटर में गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया। जब फर्स्ट थिएटर मैंने छोड़ा तब बहुत लंबा अरसा मैंने बिता लिया था उस थिएटर में। अब मुझे पता नहीं था कि कुछ और भी सही है कि नहीं। जब पता पड़ा तो दूसरा थिएटर ज्वाइन किया, तब वापस वही बाहर बैठकर जो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, जो हाथ में स्क्रिप्ट लेकर सिर्फ डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, कोई एब्सेंट होता है तो मेरा फर्स्ट लीड भी मुझे ऐसे ही मिला था। Okay. कि मैं बाहर बैठे बैठे डायलॉग्स बोल रहा था, और एक दिन कॉन्फिडेंस के साथ में सर ने मुझे बोला, जो मेन लीड था वो आया नहीं था, तो उन्होंने बोला कि जा बैठ कर। और मैं रोज देखता था सर को कि वो सर कैसे उन्हें हाथ के पोस्चर्स बताते हैं किस तरह से, और जो एक्टर है उससे नहीं हो रहा है वो चीज़। Okay. और सर बार बार बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे बोल, ऐसे नहीं। इवन उसको मैकेनिक तक करके दे दिया, फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही थी। अच्छा। तो उस दिन जब मैं गया मैंने किया, और सर ने कुछ नहीं बोला, मैं आके बैठ गया। दिन खत्म हुआ, अगले दिन मुझे किसी दोस्त ने आके बोला कि सर तेरी घर पे तारीफ कर रहे थे। अच्छा। कह रहे थे कि एक नया लड़का आया है और वो थिएटर में, और बड़ा अच्छा काम किया है उसने। Okay. और उसको मैंने बाय चांस मौका दिया, लेकिन मुझे पता था कि वो कर लेगा। तो आपकी पीस ऑफ एडवाइस क्या है? क्या ऐसे 2 पॉइंट होने चाहिए जो कोई एस्पायरिंग थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसके लिए क्या 2 पॉइंट्स होंगे आपके? एक तो ये कि है ना, अपने आप को बहुत लर्न मत समझना कभी, क्योंकि ये मैं खुद सॉरी, उस केस में कि कौन सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके 2 पॉइंट्स, क्योंकि आपने शुरू में बोला काउंसलिंग नहीं मिली थी आपको, तो आपने मल्टीपल थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए। तो अब आज आपके एक्सपीरियंस से अगर कि मुझे जैसे स्टार्ट करना हो तो मैं क्या वो 2 पॉइंट ध्यान में रखूं और फिर वो थिएटर ग्रुप में ज्वाइन कर लूं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जिस तरह से बिजनेस कभी कोई स्टार्ट करते हो तो आप मार्केट एनालाइज करते हो। हाँ। तो ऐसा ही आप जब थिएटर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि कितने शहर में ग्रुप है जो काम कर रहे हैं। हाँ। क्या वो सही में अच्छा काम कर रहे हैं? क्या आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं? हर कोई थिएटर सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ज्वाइन नहीं करता है। कोई डायरेक्शन के लिए करता है, कोई राइटिंग के लिए करता है, Okay. कोई वो माहौल के लिए करता है, कोई सिर्फ अपनी स्पीच सुधारने के लिए करता है कि मैं कहीं पे कुछ बोल पाऊँ, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए मुझ पर। तो क्या वो थिएटर ग्रुप आपको वो चीज़ दे सकता है? नहीं दे सकता है। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ कि आप जिस थिएटर ग्रुप में जा रहे हो वो सही में इतना वर्थ इट है, आपके जो गोल्स है अचीव करने के लिए वो इतना दे रहे। वो आगे टीचर्स कहाँ से सीखे हुए वो, या फिर वो घर बैठे उन्होंने सिर्फ एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया, या फिर एमेच्योर थिएटर करने में भी कोई बुराई नहीं है। मैं खुद इतने लंबे समय से वो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो टीचर्स आपको दे पा रहे हैं या वो कुछ भी सिखा रहे हैं? ओके। तो उनका बैकग्राउंड बेसिकली आपको जान लेना चाहिए और 1-2 क्लासेस अटेंड करके। बिल्कुल। थिएटर ज्वाइन करने की कोई प्री रिक्विजिट्स होती है कि किस तरीके का इंसान को थिएटर ज्वाइन? आपने बताया कि कोई डायरेक्शन के लिए यूज़ करता है, कोई है ना अपनी स्पीच सुधारने के लिए यूज़ करता है, कोई और नहीं, पर उसके लिए भी कोई एक प्री रिक्विजिट है किसी का कि यार हाँ इस ऐसे बंदे को जाना चाहिए थिएटर? मैं वेट कर रहा था ये क्वेश्चन का। अच्छा। एक्चुअली थिएटर हर किसी को करना चाहिए लाइफ में, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चे को एक बार तो थिएटर भेजना ही चाहिए।
अच्छा। वो बहुत कुछ आपको लाइफ से देके जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स पीपल, कि आप जब किसी के इमोशंस नहीं समझ पाते हो, वो बहुत गंदा स्टेज होता है। जिस तरह का माहौल है देश में, हमारे आसपास में, वो बहुत जल्दी होगा कि हम लोग एक दूसरे की बातें नहीं समझेंगे। तो थिएटर, आप इतनी किताबें पढ़ लेते हो वहाँ पे, इतने लोगों को देख लेते हो, आप इतनी गहराइयों से चीज़ों को देखते हो ना, कि आप अपने आप ही इतने सेंसिटिव हो जाते हो, अपने आप ही आपको समझ में आने लगता है चीज़ों के बारे में। तो आपको लगता है ये सेंसिटिविटी अच्छी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको प्रैक्टिकलिटी से दूर नहीं कर रही है? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब मुझे लगता है ये चीज़, जब मैं पहले सोचता था तो मुझे लगता था कि नहीं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशंस पे अपना वो रखो, लेकिन इमोशंस कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है, तो वो प्रैक्टिकल होना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिकल कब होगे? जब आपको प्रैक्टिकलिटी के बारे में नॉलेज होगी ना, तो सीधी सी बात है कि आप नॉलेज गेन करने के क्या तरीके हैं। या तो आप बहुत पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा ऊंधा पढ़ने वाले हो, या फिर आप कहीं बहुत घूमे हो, है ना, बहुत घूमते घूमते आपने ऑब्जर्वेशन करी, इसके अलावा कोई थर्ड तरीका है ही नहीं प्रैक्टिकल होने का। पर नॉलेज गेन करने का, ओके। है ना। तो अब ये अगर आपको किताबों से या फिर घूमने से मिल रहा है, तो वो एक मीडियम थिएटर है जिससे आपको वो चीज़ मिल सकती है। ओके। नहीं, पर मैं ऐसा कि प्रैक्टिकलिटी से दूर होना मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के और उस तरीके से देखने लग गए कि यार अगले को इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सैक्रिफाइस कर लेते हो क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फिश होना भी ज़रूरी है। सेल्फिश होना भी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको अपनी लाइफ जीनी है। हो सकता है कल आप फैमिली एक्सटेंड करो अपनी, आपकी वाइफ हो, बच्चे हो, तो उनको तो प्रैक्टिकल मीन्स से ही आप एंड्स मीट कर सकते हो। बिल्कुल। तो फिर अगर आप सेंसिटिविटी की तरफ ही चले जाओगे तो फिर ये चीज़, इसको बैलेंस कैसे करते हो आप? मैं ऐसा था कि 6-7 साल तो ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि उस समय क्योंकि पढ़ाई कर रहा था तो घर वाले पैसे भेज देते थे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तब समझ में आया, तो मैंने जॉब स्टार्ट करी। तो अभी लगभग 1.25 साल से वापस जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो अब क्योंकि मेरे को मेरा पैशन मारना नहीं था, और मुझे वो करना था लाइफ में अचीव, तो मैं रात को नौकरी करता था और करता हूँ, और दिन को थिएटर करता हूँ। तो इस तरह से बड़ा हैक्टिक सा रहता है, वो बहुत प्रेशराइज आप फील करते हो कई बार। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ज़रूरी है जो आप कह रहे हो कि ब्रेड एंड बटर के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और थिएटर बर्बाद करने वाले भी थिएटर वाले खुद ही है। तो समहाउ जब फ्री शोज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हर किसी आर्टिस्ट पे पड़ता है। अच्छा, इस बात को मैं आपको यहीं रोके क्योंकि इससे मेरे को 2 सवाल आ रहे हैं दिमाग में। एक तो आपने जो बोला ना कि प्रेशराइज रहते हो, तो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक ऐसे ही रील, देखते हो आप इंस्टाग्राम पे, तो एक रील थी जिसमें शाहरुख खान का वॉइस ओवर था। अच्छा। तो उसमें वो इसी बात को एम्फेसाइज करते हैं। अब पता नहीं, कोट अनकोट वाली बात नहीं, मेरा परसेप्शन जो है वो सुन करके, और वो शाहरुख खान की आवाज़ है या नहीं वो भी नहीं पता मुझे, पर ऐसा कि वो ये कहते हैं कि आपको प्रेशराइज रहना चाहिए। आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, वो कहते हैं कि अगर मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा सो जाऊं तो मेरा सर दर्द होता है। मैं ऑन द टोज रहना चाहता हूं हमेशा, और उससे हो सकता है कि आपका बीपी बढ़े, पर आपको कहीं ना कहीं वो फोकस रखता है। पर ये बात हो गई एकदम प्रैक्टिकल कि यार मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। फिर उसके साथ साथ आ गई सेंसिटिविटी कि आप जो कह रहे हो, और एक्टर्स को ऑफन ऐसे परसीव किया जाता है कि यार ये लोग ना बहुत ज़्यादा किसी एक्सट्रीम उससे गुजरते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस मिक्स कर रहा हूँ। एक्सट्रीम उससे गुजरते हैं तब जाकर के उनका टैलेंट बाहर आता है। तो आप कितना इस बात से सहमत हो या नहीं हो, या किस तरह से आप अपनी लाइफ में इसको देखते हो? मतलब एक्चुअली आपका क्वेश्चन ये है कि आप उस लाइन से गुजरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि फील होता है कि नहीं, आपने बोला प्रेशराइज्ड रहते हो क्योंकि आप जॉब रात में करते हो और दिन में प्रेशराइज रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हाँ। तो मेरे हिसाब से भी ये चीज़, क्योंकि मतलब एक चीज़ है कि आपकी लाइफ में आपको उस तरह से ही लीड करना चाहिए, जो आप कह रहे थे कि सेल्फिश होने से स्टार्ट होती है, कि जिस तरह से आप लीड करना चाहते हो। तो मैं अपनी लाइफ को इस तरह से लीड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना प्रेशराइज रहकर भी इतना खुश हूँ। शाहरुख खान अपनी लाइफ को ऐसे परसीव करता है, अब जीता है कि वो प्रेशराइज होने के बाद में भी खुश है। अगर कुछ लोगों की काम उसके बिना चल रहा है तो वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हर बार एक मुश्किल रास्ता चूज करना इज नॉट ऑलवेज अ सॉल्यूशन। जब आपको कुछ इजीली भी मिल रहा है तो वो भी एक अच्छी बात है। रिलैक्स होना, किसी की पर्सनालिटी हो, रिलैक्स्ड रहना है मुझे, तो वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, उनको होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इट मेक सेंस। मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्रेड बटर करने के लिए मुझे रात को नौकरी करनी पड़ेगी, और मैं अपने
गोल्स को भी अचीव करना चाहता हूँ तो मुझे दिन को काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसलिए मैं करता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ में। आजकल तो नींद भी नहीं आती उतनी, स्टार्टिंग में तो लगता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। ओके तो लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ उस चीज़ में, और आई नो दिस वेरी वेल। तो कहीं ना कहीं मुझे आके वो कुछ ना कुछ तो वो साइकिल ब्रेक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे अगर एक्टिंग करनी है तो वो कहते हैं ना कि मतलब एक्टर्स के लिए, जैसे हर किसी बिजनेस के लिए एक वो प्रोडक्ट होता है, तो एक्टर्स का प्रोडक्ट उसका चेहरा है। ओके तो अब कहीं ना कहीं तो मुझे वो ब्रेड एंड बटर के लिए वो करना ही पड़ेगा। ओके। अब ये सवाल टोटली डिफरेंट है, व्हाट वुड जतिन बी इफ नॉट एन एक्टर? लॉयर या वो तो क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है। हाँ, या फिर स्पिरिचुअल सेंट, कोई एनजीओ चला रहा होता या स्कूल खोल के बैठा होता, बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा होता, या फिर नहीं तो ये तो बहुत सारे हो गए, तो मतलब इसमें से अगर कोई ऐसा माना जाए कि यार आपका एक्टिंग करियर सक्सेसफुल नहीं होता तो प्लान बी में फर्स्ट क्या होगा? शायद एक छोटा सा स्कूल खोलना जहाँ पे मैं कुछ तो भी करके, मतलब ऐसे कुछ तो साइकिल बना के कि बड़े साहूकारों से पैसे लेके और छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ा सकूँ। तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता मैं, या फिर मैं किसी स्कूल को एक छोटी सी जगह खरीदता या रहता या किराए पे लेता जहाँ पे मैं पढ़ा रहा होता। ओके 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बड़ी स्क्रीन पे। बड़ी स्क्रीन पे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने एक्टिंग इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि आपको बड़ी स्क्रीन से बड़ा पैसा चाहिए? पैसा नहीं, लेकिन बड़ी स्क्रीन चाहिए थी। लेकिन ये शुरुआती दौर था, अब अगर नहीं भी मिले तो भी चलेगा, क्योंकि अब मुझे मेन एक्टिंग करनी थी। बड़ी स्क्रीन पे, स्टेज पे, सड़कों पे खड़े होकर नुक्कड़ नाटक करना डजंट इवन मैटर। अब वो मिल गया। आपका ये शिफ्ट इसलिए तो नहीं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार थिएटर इज अ डाइंग फॉर्म ऑफ आर्ट? बिल्कुल है। अगर मुझे कोई अभी पूछेगा कि तुम्हें सिनेमा में और थिएटर में क्या अच्छा लगता है, तो मैं आई विल ऑलवेज चूज थिएटर, आई विल ऑलवेज गो फॉर ड्रामा, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है वो करना। और फिर उसके बाद में जब मैं अब जगह जगह घूम लिया हूँ कि मुझे पता है कि इंडिया के अंदर जितने जगह पे थिएटर हो रहा है, एमेच्योर हो रहा है या फिर सिंसियर थिएटर हो रहा है, एनएसडी से भी जो पास आउट हैं, जो काम कर रहे हैं या जो निकल रहे हैं, मर रहा है थिएटर। आपने कितने नए राइटर्स को पढ़ा होगा आज के समय में जो अभी लिख रहे हैं, कोई नया प्ले लिख रहे होंगे। चलो आप इस फील्ड से नहीं हो, लेकिन यही सेम क्वेश्चन उन लोगों से भी है जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे या फिर ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे। क्या आपने कभी किसी नए राइटर को पढ़ा है जो लास्ट 5 से 7 साल में उन्होंने कुछ लिखा हो नया? नहीं पर लिखा। क्या इसको बचाया जा सकता है इन अ वे कि आज अपन देखें ओटीटी के माध्यम से इतने अच्छे एक्टर्स आते हैं स्क्रीन पे जो कि एक स्टीरियोटिपिकल रोल भी करते हैं कि यू नो रनिंग अराउंड द ट्री विद अ वुमन, पर वो अलग तरीके से करते हैं और वो सारे थिएटर से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि थिएटर को बचाया जा सकता है कि ताकि क्या है थिएटर ऐसे एक्टर्स प्रोड्यूस करें या बाहर वहाँ से निकले जो कि उसको भी जिंदा रखे और एक नया फ्रेशनेस हमको मिलती रहे हम जो वॉच करते हैं। वो एक कोट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो भी फैशन आता है, इवन जो हम लोग पहनते हैं, खाते हैं, कहीं ना कहीं वो रिपीट होता है कुछ सालों बाद में, वापस से आता ही है। तो आप कभी सिनेमा को थिएटर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो लाइव देखने में जो मज़ा है, 1.5 घंटे आप एक एक्टर को बोलते हुए स्टेज पे देखते हो, रियल इमोशंस पोर्ट्रे करते हुए, वो कभी आप स्क्रीन पे नहीं मज़ा ले सकते उस चीज़ का। तो अब ये रिपीट होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो थिएटर आर्टिस्ट के साथ, खुद के साथ है। जब मैं करता था तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब मैं उन चीज़ों के अंदर हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो थिएटर देखने आते हैं। कौन है वो? सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, या फिर कोई दूसरे थिएटर ग्रुप के दोस्त। वो आते हैं, दोस्त को अप्रिशिएट करते हैं। वही ऑडियंस मैंने 5 साल सेम ऑडियंस को अपने इर्द गिर्द घूमते हुए देखा। मैंने हर प्ले के बाद में सेम ऑडियंस से अपने हाथ मिलाए और ये चलता रहा 5 साल तक, जब मुझे रियलाइज हो फाइनली कि यार ये तो वही लोग हैं, मैं उन्हें बार बार अलग अलग प्ले दिखाया जा रहा हूँ। तो ये क्या है और फ्री में क्यों दिखा रहा हूँ मैं? आप जिस चीज़ में अच्छे हो, अगर आप उसकी चार्ज नहीं करोगे तो किसके चार्ज करोगे? तो ये थिएटर वालों ने कर रखा है कि फ्री में शो दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास में हॉल्स है, उनके पास में गवर्नमेंट की फंडिंग है, उनके पास में अलग अलग जगहों से फंड आता है। तो अच्छा, अब वो उस चीज़ का खामियाजा हम लोग क्यों है? उस फंड्स का थिएटर आर्टिस्ट को कोई फायदा नहीं मिलता है? नहीं। उससे फंड मतलब थिएटर हाउसेस को मिलता है? बिल्कुल। वो अच्छा। आर्टिस्ट यहाँ पे, खासकर मैं छोटे शहरों की बात करूँ, मरते हैं, तरसते हैं कि एक प्ले मिल जाए, काम करने को मिले, कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन नहीं मिलते हैं।
स्टार्टिंग में स्टेजेस में तो फिर भी एक चीज़ समझ में आती है कि नया है तो इसको सिखा देते हैं। फिर क्या, जब वो सीख गया, ट्रेंड हो गया, एटलीस्ट उसको आप उसको इतने वेजेस तो दो कि उसके पेट्रोल का खर्चा निकले, खाने का खर्चा निकले, हाँ। बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। तो इट मेक सेंस नाउ टू शिफ्ट टू अ बिगर स्क्रीन टू सपोर्ट योर लाइफस्टाइल। या मतलब तो सिनेमा और थिएटर में एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि यहाँ लाइव परफॉर्मेंस है सिनेमा में, और थिएटर में टेक रीटेक्स सारे होते हैं। मतलब ये उल्टा। सिनेमा में होते हैं ना, राइट? थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस है, हाँ सिनेमा में आपको टेक रीटेक का मौका मिलता है जी। तो यही फ़र्क है बेसिकली। नहीं, बहुत फ़र्क है। थिएटर एक्टिंग में बहुत फ़र्क है, अप्रोच में बहुत फ़र्क है, किस तरह का आप काम करते हो, आप उसमें आप लर्निंग में बहुत फ़र्क है। आप वहाँ पे अगर शायद एक लाइन याद करके जाओगे अपनी और वो बोल दोगे तो उसमें इतना लर्न नहीं कर पाओगे जितना आप थिएटर में 1.5 घंटे के प्लेज याद करके जाओगे, बड़े बड़े मोनोलॉग्स प्रिपेयर करके जाओगे। तो 1.5 महीने का प्रोसेस होता है। जब आप टीम बिल्डिंग सीखते हो, तब आप लोगों के साथ में डेवलप होते हो, जब आप नए प्लेस पढ़ते हो, नई चीज़ें पढ़ते हो, उस अप्रोच के पीछे जाते हो कि हाउ टू मेक एन कैरेक्टर, हाउ टू चेंज योर वॉइस मॉड्यूलेशन, फेस एक्सप्रेशंस, रस जो हम लोग बोलते हैं बेसिकली नाट्य शास्त्र में। तो मेरा एक सवाल दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करने से पहले कि जो 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 सिनेमा में जो अपन टेक रीटेक की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक आपको गुंजाइश मिल जाती है इम्प्रोवाइज करने की। क्या आपको लगता है कि कहीं आपने लाइव परफॉर्म करते हुए वो गलती करी हो, और उस गलती को आपने कैसे कवर अप किया या छुपाया, या कैसे उसको सीमलेस बताया ताकि ऑडियंस उसको पकड़े ना, और अगर पकड़ लेती तो क्या होता है? बहुत बार किया है ऐसा, और बहुत कम बार, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। तो और ये उस समय बहुत ऐसा प्रेशराइज फील करते हो आप कि क्या हो गया मेरे साथ में, कि स्टेज पे चलते हुए मैं भूल गया, या फिर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना था। और फिर जब आप बाद में सोचते हो तो एक मेमोरी बन जाती है। ओके। तो जब वो 1.5-2 महीने का प्रोसेस होता है, जब हम जीते हैं दोस्तों के साथ या अपने को आर्टिस्ट के साथ, वो बाद में जाके जिस तरह की मेमोरी क्रिएट होती है ना, आप कितना भी सिनेमा कर लो, याद तो हमेशा थिएटर की आती है। परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट अलग अलग रहता है एक ही प्ले का। मान लो आज आपने यहाँ किया, हाँ। वहाँ किया, और कभी ऐसा हुआ है आपको कि सपोज आप और मैं स्टेज पे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हुए, रिहर्सल करते हुए आपका और मेरा कोई फनी मोमेंट है और वो उस समय याद आ जाए और आपकी हंसी छूट जाए? हाँ, होता है। एक्चुअली में मेरे साथ चलते प्ले में भी हुआ है। हाँ, चलते प्ले में ही मैं वो बोलना चाह रहा था। मैं नुक्कड़ करने गया था कहीं पे, और नुक्कड़ के दौरान हम लोग सड़क पे करते हैं नुक्कड़, तो कुछ हम लोग उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के 50 शो कर चुके थे, तो कुछ 51st 52 शो होगा वो। अच्छा। तो हम लोग एक सड़क पे कर रहे थे, जब बिजी रोड थी। अब मेरा ऐसा था कि करते हैं ना यार, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक ट्रक वाला आ रहा था सामने से, और मेरा एक दोस्त था, उसको ऐसे गरीब की तरह एक्टिंग करनी थी, तो वो गिरा था और वैसे पैर पे किसी नेता के गिरा हुआ पड़ा था। अब मेरे को आके बोलना था कि देखा इन नेता को। तो अब मैं, जब ये मोमेंट मेरा था और मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रक इसको उड़ा ना दे और वो ऐसा फनी था ना कि मेरे दिमाग में वो सीन बन चुका था, और मुझे हंसी आ रही थी मेरे दोस्त पे कि ये क्या हो रहा है, अगर ये हो गया तो क्या होगा, और मैं उसमें हंस गया। अच्छा, तो फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ा है या वहाँ में? नहीं, मैंने वहीं से इम्प्रोवाइज किया, और फिर वो ज़्यादा सीरियस हो गया था क्योंकि उन बाकी लोगों को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। और वो जब मैं हंसा, क्योंकि उन लोगों के लिए ऐसा था कि ये कभी हंसता नहीं है, ये कैसे ऐसा कर गया, तो अब वो उनके लिए भी एक वो हो गई लायबिलिटी की। अब तो ठीक है, उनको लिबर्टी मिल गई कि ठीक है कि ये हम भी कर सकते हैं। राइट। अब अपन सिनेमा की थोड़ी बात करते हैं। तो आपको थिएटर से सिनेमा तरफ जाना है, तो आपके लिए एक आइडियल किरदार क्या होगा, और आप कौन सा रोल पहले करना चाहोगे? एज सच कुछ फिक्स नहीं है कि यही रोल करना है मुझे, लेकिन हाँ, मुझे ग्रे कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। ना ब्लैक ना वाइट, कहीं तो बीच में, क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है। हाँ, इंसान ऐसा है, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है कोई या फिर बहुत अच्छा ही है कोई। वो तो सिर्फ सीरियल्स में दिखता है। हाँ। एक्चुअली में इंसान ग्रे ही है, तो उसके शेड्स हैं। कभी मैं किसी के लिए अच्छा हो सकता हूँ, किसी के लिए बुरा हो सकता हूँ, कभी आप किसी के लिए अच्छे हो सकते हो, किसी के लिए बुरे हो सकते हो। तो ऐसे कैरेक्टर्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है, और अगर वो कोई ऐसे नेगेटिव शेड हो ना, तो उस पर वर्क करने में बहुत मेहनत लगती है और मज़ा आता है। तो ऐसा कौन सा किसी का कैरेक्टर रोल आपने देखा कि यार ये मुझे मिल जाता तो मैं इसमें ज़्यादा जस्टिस कर लेता, या मेरे लिए बनाए ये? जस्टिस तो नहीं कर पाता शायद, मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ,
बहुत सारे ऐसे रोल्स देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार काश, खासकर देव पटेल को देखता हूँ तो लगता है कि काश यार ये कैरेक्टर मिल जाता, ये कभी करने को मिलता। या फिर ऐसे कुछ बहुत रियलिस्टिक किसी को करते हुए देखता हूँ, विक्रांत मैसी को देखता हूँ, या फिर ऐसे कुछ एक्टर्स हैं और जिनको देख के ऐसे राजकुमार राव को देख के लगता है कि ये वाला कैरेक्टर, काश बरेली की बर्फी वाला कैरेक्टर राजकुमार राव का, तो ऐसा लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं शायद इसमें और भी कुछ डाल सकता हूँ, अपनापन डाल सकता हूँ, मज़ा आता है देख के। लेकिन तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी एक डायरेक्टर के को अप्रोच करते समय, आपका क्या रहेगा लुकआउट? दोनों डिफरेंट वो मीडियम्स हैं, क्योंकि थिएटर इज ऑलवेज एन एक्टर्स मीडियम एंड सिनेमा इज ऑलवेज अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो मेरा अप्रोच यही रहता है, वैसे तो थिएटर में भी यही रहता है कि मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। तो मैं जो चाहिए उनको वो मैं दे सकूँ, मेरे लिए वो बहुत है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अच्छा, आपकी नज़र में हु इज़ योर फेवरेट डायरेक्टर और एंड फेवरेट फिल्म? डायरेक्टर मुझे बहुत सारे पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत करीबी से जिनको देख रहा हूँ वो इम्तियाज़ अली है, क्योंकि वो थिएटर से आए थे और बहुत सारे प्लेस में उन्होंने एक्ट भी किया है। उनका एक पूरा ग्रुप था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। वो सिनेमा देख के बहुत मज़ा आता है, लगता है कि कुछ अपना सा कर रहे हैं वो। ये वो जो एलिमेंट्स है जो आर्टिस्टिक, वो एब्स्ट्रैक्ट से वो बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं। गाना है तो वो भी, अगर आपकी वहाँ पे अगर किसी की लाइट यूज़ हुई है तो वो भी किसी मीनिंगफुल पर्पस से हुई है, वो ऐसे ही लाइट्स नहीं लगी हुई है। ओके, तो वो समझने में, वो बैक स्टोरी समझने में जो मज़ा आता है वो ऐसे पर डायरेक्ट। ऑडियंस को तो उससे कोई लेना देना नहीं, ऑडियंस को तो उस समय एक एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो पूरा पीछे की जो भी बिहाइंड द सीन जो आप मेहनत करते हो या जो आप इमोशन डालते हो या जो कन्वे करना चाहते हो, बहुत बार अगर वो ना आए तो? देखिए, ये समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि सिनेमा कोई हमसे हटके थोड़ी ना है, सोसाइटी से हटके थोड़ी ना है। जो सोसाइटी है वही तो सिनेमा में वो डिपेंड क्या करते हैं, हम लोग वही करते हैं ना, कि जो सोसाइटी में चल रहा है। तो अगर हो सकता है कि कोई मैंने ऐसी बात कही आपको, होता है ना कई बार कि 2 सेकंड बाद समझ में आई, 5 सेकंड बाद समझ में आई, लेकिन आती ज़रूर है। आपको ऐसी कोई मूवी जो आपने देखी हो जो उस समय समझ में ना आई हो, लेकिन कुछ साल बाद लोगों ने बहुत रिलेट करी है। जिस समय आई थी उस समय लोगों ने नहीं देखी। मेरा नाम जोकर नहीं देखी थी, रॉकस्टार नहीं देखी थी, लेकिन देखी ना बाद में लोगों ने। क्यों देखी? क्योंकि लोग बाद में रिलेट किए उस चीज़ से, लेकिन किए। ओके, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? नसीर साहब पे, मतलब मैं पढ़ा हुआ उनके साथ, उनके उनके बारे में, उनके बारे में सोच के या फिर उनके बारे में सुन के, आसपास के लोगों को सुन के कि उन्होंने भी 10th क्लास में ऐसे एक प्ले किया था जो रैंडम था, और वो सचमुच बहुत इंस्पायर करते थे। इवन SR के भी करता है, लेकिन शाहरुख खान से ज़्यादा बीइंग द आइडिया ऑफ बीइंग शाहरुख खान बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। अच्छा, आइडिया ऑफ बीइंग शाहरुख खान। कहाँ आपको लगता है कि यार मुझे ना अब इनफ इज़ इनफ टाइप्स, कि कौन सा ऐसा मोमेंट आएगा जब मुझे हो सकता है कि मुझे अपने प्लान बी पे जाना पड़े, तो वो चीज़ आप कब? जिस दिन मुझे डर लगना बंद हो जाएगा, जिस दिन स्टेज पे जाने से पहले मुझे लगेगा कि मुझे सब आता है, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। उस दिन आप सचमुच छोड़ दोगे? जी, तो उस दिन आपका ये पैशन नहीं है असल? वो पैशन खत्म हो जाएगा ना, फिर किस चीज़ की असल? मैं रिजिड नहीं हूँ उस चीज़ को लेके। जब मुझे लगेगा कि मैं वो चीज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए लाइफ में। और अक्सर करके इस दौर में डिप्रेशन, एंजाइटी को एक्टर्स और आर्टिस्ट, नॉट एक्टर्स बेसिकली आर्टिस्ट के साथ जोड़ा जाता है, तो कहीं आपको उस चीज़ का गम रहेगा और कहीं आप उसमें चले गए तो? मुझे लगता है कि प्रोसेस के साथ में वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारा आसपास सराउंडिंग्स इस तरह से ही वर्क करती हैं। हम लोग सिनेमा को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि बॉलीवुड तो ऐसा ही है, यहाँ पे तो लोग जाके डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कोटा जाके नहीं करते? क्या जो UPSC वाले लोग हैं वो दिल्ली में बैठे हुए नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में? कर तो हर जगह रहे हैं, लेकिन जो हमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में दिखता है, हम लोग उसे बोलते हैं कि वो चीज़ हो रही है, तो करते हर जगह है वो चीज़। मतलब वो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिनेमा के साथ में कि आपको डिप्रेशन आएगा या आता है, हर किसी की लाइफ में वो फेज़ आता है। बुद्ध बोल गए कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोस। अब हम किस तरह से डील करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है मैं आज बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे से डील करता हूँ चीज़ों को, मैं तो सब सह लूँगा, कल नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा कुछ रिजिडिटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढूंगा। जैसे आपने इंसोम्निया से बाहर निकलने के लिए ढूंढा। बिल्कुल, शायद मुझे उस समय किसी डॉक्टर की काउंसलिंग मिली होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझे डर था कि मैं किसी के पास जाऊँगा तो कोई मुझे पागल ना बोला है,
तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा सवाल है, आर्टिस्ट का सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? क्योंकि आप जो दिखाते हो वो सोसाइटी बहुत अच्छे से अंदर उतारती है या ग्रास्प करती है। तो आजकल ओटीटी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं दिखाते थे, जो रियलिटी भी है और आज दिखाते हैं, और उसको कैसे परसीव किया जाता है वो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल के उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर एज एन आर्टिस्ट सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? किस तरीके का होना चाहिए? ये जो आपने क्वेश्चन बोला है ना, उसमें उसका आंसर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी रोज़ चेंज होती है। सोसाइटी है क्या? ग्रुप ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स जो रोज़ बदलते हैं। शायद जो 10 साल पहले हो रहा था वो आज नहीं हो रहा है। सती प्रथा जब थी तब लड़कियों की प्रॉब्लम सती प्रथा थी। उसके बाद में हुई कि घर से बाहर नहीं निकल रही है। उसके बाद हुई कि अब घर से बाहर तो निकल रही है लेकिन वर्क प्लेस पे उनके साथ में छेड़छाड़ हो रही है ना। तो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही लेकिन उसका रूप बदल रहा है ना। तो अगर हम लोग आज के टाइम में गाली गलौज चलती है मार्केट में, जो हम लोग डेली उसमें अपने दोस्तों के साथ में बोल देते हैं, गाली गलौज से बात करता है कोई दोस्त से, जितनी अच्छी दोस्ती होती है बोलते हैं ना उतना ही ज़्यादा ऐसे बात कर रहा है। तो जो रियलिटी है उसे दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? यही हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जैसा है उसे वैसा परोसा जाए बिना किसी बनावट के। जब किसी चीज़ में बनावट होती है तो वो एक टैबू बनता है, और जब वो टैबू बनता है तब वो छुपाई जाती है चीज़ें। कि पहले कॉन्डम्स कैट्स नहीं आते थे, या फिर उसको किसी और तरीके से दिखाया जाता था। जब किस दिखाना होता था तो दो फूल आपस में आके मिल रहे होते थे। क्या रियलिटी में नहीं होती ये सारी चीज़ें? ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इस ग्रह से नहीं आई हैं। तो वो दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? मंटो कहा करते थे कि लिटरेचर समय के साथ बदलता है, और वर्ड बदलते लिटरेचर के साथ हमें भी बदलना उतना ही ज़रूरी है। वही बदलना ज़रूरी है। जैसे मान लो पहले आपने बताया कि लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, अब बाहर निकलती हैं तो कभी छेड़छाड़ होती है। तो कहीं कोई रूट कॉज के ऊपर क्यों नहीं जाता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे रेप होता है तो कहीं ना कहीं लड़की को दोषी माना जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़कों को ये सिखाया जाए सिनेमा के माध्यम से कि यू कैन नॉट रेप, दिस इज़ नॉट वॉट यू हैव टू डू। पर वो रेप सीन जब दिखाते हैं तब कहीं ना कहीं एक एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं उनको एक बढ़ावा मिलता है। तो उसके बारे में सिनेमा अपना काम उसमें कर ही रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, कुछ मूवीज़ ऐसी बनती हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई जाती हैं कि लड़कियां जो है अगर रेप हुआ है तो अब या तो फिर अनटचेबिलिटी की तरह ही उसे शो किया जाएगा, या फिर कुछ मूवीज़ में लड़कों को सज़ा हो रही है लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत साल बीत गए हैं। और रियलिटी भी यही है एक्चुअली में। जब हम केसेस देखते हैं तो 15-15, 20-20 साल बीत गए होते हैं। तो वो तो अपना दिखा रही है, लेकिन हाँ लेसनेबल देना वो एक डायरेक्टर्स की चॉइस है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही दिखाए। ये अपने घर पे क्यों नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप क्यों नहीं सिखा रहे? सोसाइटी वहाँ से चेंज होगी ना। हम तो सिर्फ आईने की तरह प्रेजेंट करते हैं उन चीज़ों को। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की है कि वो वहाँ से सोसाइटी चेंज करें, वहाँ से अपने घर से, हमसे, खुद से हम पहले वो चीज़ चेंज करें। कि वो आपके लड़के को सिखाया जाए। मेरे घर पे रूल है कि मैं जिस कपड़ों में घूम सकता हूँ मेरी बहन उसी कपड़ों में घूमेगी। तो अगर मैं बनियान में घूम रहा हूँ तो अगर मेरी बहन को भी उतना अलाउ होगा। तो अब मैं अपने आप ही टी शर्ट में घूमता हूँ घर पे। तो ये रूल क्यों नहीं क्रिएट होते? सो वेल मतलब इसका कंक्लूजन मैं ये निकालता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आपको संस्कार घर से ही मिलते हैं आपके घूम फिर के हर चीज़ को। क्योंकि हम लोग ऐसे कर देते हैं कि सिनेमा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशली वैसा करे, लेकिन वो से भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लैमर होता है ना उसमें। हाँ, और सब कोई ऐसे चाहता है, जैसे आप भी चाहते हो कि यार मैं सिनेमा तरफ जाऊं या मैं बॉलीवुड तरफ जाऊं। आज हर कोई बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो या तो किसी स्टार स्टार को देख करके ही अपनी एक इमेज क्रिएट करते हैं सब। तो उससे बट आई गेट द पॉइंट के चैरिटी बिगिंस एट होम ऑफ कोर्स, क्योंकि पहला स्टेप तो आपको आपके माँ बाप ही सिखाते हैं। बिल्कुल। वेल हैविंग सेड दैट, किसी ने गुटखा कंपनी को नहीं बोला कि तू गुटखा बनाना बंद कर दे। हम लोग इजी वे ढूंढते हैं। किसी ने सिगरेट कंपनी को नहीं बोला कि तू सिगरेट बनाना बंद कर दे, बस बोल दिया कि पीछे एक वार्निंग लेटर डाल देना, है ना। लेकिन आप वो तो बेच रहे हो क्योंकि उससे आपका मार्जिन बहुत ज्यादा है ना। कोई उस पर क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चनिंग किस पे करेगा? जिसका ऐड कर रहा है। राइट, वेल दैट्स ग्रेट। हैविंग सेड दैट, आप मुझे एक बात बताओ ना, वाटरनट मोमेंट आपकी लाइफ में क्या था? मेरा घर छोड़ना और उसके बाद में खुद का कुछ करना। 2 मोमेंट थे। एक पहला जब मुझे पता पड़ा कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, तो वो जो 5 सेकंड जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो मुझे रोज़ जीने, और वो मोमेंट जब मैं अब खुद का जब थिएटर करता हूँ, मैं खुद लोगों को, बच्चों को सिखाता हूँ, तो मेरा स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं कैमरे की उस तरफ जिस तरह से डायरेक्टर देखता है ना, मैं उस तरफ से देखने लग गया हूँ कि
अंदर क्या चल रहा है, Okay. तो वो भी एक मोमेंट वैसा ही है. That's great. So I would like to conclude our chat. Thank you so much. Whatever your dreams are, whatever your aspirations are, whether you have figured it out or still figuring out, let us not stop. और with this, मैं आपको congratulate करता हूँ that what a nut you are. Thank you so much. And we have a small token of appreciation. Thank you for being on the show. And this is Thank you so much. thank you as well. Thank you so much.